बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। प्रोग्राम में सबसे पहले बात सानिया खानेवाल की करेंगे, जिसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह बयान दिया कि मैंने बारहा अपने निसाब तालीम में तबाहकुन शिद्दत पसंदी की तरफ तवज्जो दिलाई है। निसाब तालीम में माजी में भी मौजूदा हुकूमत ने जब तब्दीली की थी तो अपोजिशन की जानिब से शिकवे शिकायत किए गए थे। ये कहा गया था कि इस्लामी मवाद को कम किया जाता है। क्या अब एक बार फिर से मुल्क में तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात को रोकने के लिए निसाब तालीम में तब्दीली की ज़रूरत है? प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे अपोजिशन की हुकूमती हलीफ जमातों से मुलाकातों के बारे में। एक बड़ी अहम मुलाकात गुज़िश्ता रोज़ हुई, जिसके बाद ये खबरें आ रही थी कि माजी के जो हलीफ हैं एक बार फिर से मिल रहे हैं, हलीफों में मुलाकात हो रही है हुकूमती हलीफ के दरमियान। तो क्या इन मुलाकातों से हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा? और चौधरी मुनस इलाही ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप घबराएं नहीं और अपने पीटीआई के लोगों को तगड़े तरीके से कह दें कि घबराना नहीं है। क्या मुनस इलाही की तसल्ली काफ़ी है वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए? प्रोग्राम के आखिर में बात, वज़ीर आज़म इमरान खान 18वीं तरमीम से खुश नहीं है। उन्होंने कहा बहुत से मसाइल आते हैं, पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत में कानून को पास करवाना होता है, अगर कौमी असम्बली से आगे बढ़ जाएँ तो सैनट में फंस जाते हैं। 18वीं तरमीम मसाइल की वजह है। क्या वाकई 18वीं तरमीम मसाइल का सबब है? प्रोग्राम में इन तमाम अहम इशूज़ पर बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊँ। हमें ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तजियाकार सज्जाद मीर साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट रज़ा रूमी साहब भी स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तजियाकार अंबर शमसी साहिबा ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। शहजाद चौधरी साहब, मुल्क में तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात को रोकने के लिए क्या वाकई निसाब तालीम में तब्दीली की ज़रूरत है? अच्छा, ये निसाब तालीम का एक मसला बन के आ गया है सामने, पता नहीं कब से आया है और क्यों आया है, क्योंकि हमें तो स्कूल छोड़े भी अब दहाइयाँ बीत गई, तो इसलिए मेरे सामने निसाब भी नहीं है जिसको मैं देख के आपको ये कह सकूं कि हाँ, निसाब तालीम ही इसका असल मूजिब है। लेकिन देखिए, असल में ये टॉलरेंस लेवल क्या स्कूल ना गए हुए बगैर, यानी ना जाने बगैर के स्कूलों में आजकल क्या पढ़ाया जा रहा है, जो हमारे बड़े लोग हैं, जो कि हमारे ज़माने के या उसके थोड़ा कुछ अर्सा बाद के जो लोग हैं, आपको माशरे के अंदर एक टॉलरेंस लेवल के अंदर वैसी कमी, हम तो ये वो चीज़ें ऐसी नहीं पढ़े। कौन सा मज़हब है, कौन सा इस्लाम है जो कि आपको तशद्दुद का रास्ता सिखाता है? कम से कम जो इस्लाम मैंने पढ़ाया स्कूल में, उसमें तो कभी ऐसी बात नहीं की गई। और इस्लाम, कौन सा इस्लाम का ऐसा फ़िक़्ह है, कौन सा ऐसी उसके अंदर तालीम है जो कहती है कि आपको तशद्दुद का रास्ता अपनाने के लिए कहा जाता है? तो ये क्लिशे बन चुका है निसाब तालीम। मेरा ख्याल है निसाब तालीम से ज़्यादा हमारे अपने फ़िक्री रवैये जो हैं, माशरती रवैये जो हैं, उनको देखने की ज़रूरत है। जितनी तफरीक हम बना चुके हैं अपने अंदर, यानी उसको इंस्टीट्यूशनल तफरीक कह लीजिए, उसको तबकाती तफरीक कह लीजिए, उसको फ़िक्री तफरीक कह लीजिए, यानी अनबिलीवेबल है कि एक लिबरल सेगमेंट किसी भी मुल्क का जो सोसाइटी का होता है, वो तो ऑल एनकम्पसिंग होता है, वो तो हर किस्म का ख्याल अपने अंदर जम करने की अहलियत रखता है। लेकिन हमारे यहाँ लिबरलिज्म भी इस किस्म की शक्ल तक पहुंच चुका है कि वो भी अब रिएक्टिव हो चुका हुआ है। तो जो माशरा रिएक्टिव होगा, जो माशरा किसी और की बात को सुनने की अहलियत नहीं रखेगा, जो माशरा अपने अंदर नफरत और तफरीक की बुनियाद कायम करेगा, जो माशरा, और उसके बाद अब आप मजहबी चीज़ों की तरफ आ जाएं, वही आपको अब कितने मकतबा फ़िक्र है और कौन कितना किसका टॉलरेंट है। इम्पॉसिबिलिटी है कि आजकल आप कहीं बात करके मजहब से दूर रहना आजकल पाकिस्तानियों और मुसलमानों के लिए आसान और बेहतर और सेफर रास्ता है देन टू टॉक अबाउट मजहब। जहां तक आप मजहब के बारे में बात करने से घबराते हो, तो वहां पर हमारे उलमा, हमारे उस्ताद, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए। पोलराइजेशन है, ये क्या है? ये एक एक्सट्रीमिज्म की शक्ल है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने रवैयों पे, अपने माशरत पे, अपने तरीकों पे, अपनी सोच पे, उन पर देखना है। निसाब तालीम में भी शायद कोई खराबियों, क्योंकि मेरे सामने है नहीं, इसलिए मैं कह नहीं सकता। और कौन सा निसाब तालीम है, कौन है लिखने वाला जो ये कहता है कि असल में ये चीज़ डालो कि ये मकतबा फ़िक्र जो है ये ठीक है और ये ठीक नहीं है? मेरा ख्याल है देयर हैज़ टू बी, और हर तरफ ये फैला हुआ है। ये कोई एक मकतबा फ़िक्र नहीं है जो अगर खुदा न खास्ता कोई खराबी आपको सिखाता है। सब ही ऐसे हैं, सब ही ऐसे हैं। तो मेरा आप ख्याल है समझते हैं कि निसाब अपने तालीम में अंदर तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, बाकी अपने, तब्दीलियों की ज़्यादा ज़रूरत है? नहीं भाई, मैंने ये नहीं बोला यार, जी जी मैंने जी, ये नहीं मैं बोला कि आपका जवाब यही लेना चाह रहा हूँ। निसाब नहीं, निसाब आप मेरे पास निसाब तालीम है नहीं कि मैं बता सकूं आपको, लेकिन मैं आपको उससे बड़ी बात बता रहा हूँ ठीक कि इस माशरे को तब्दील करने की ज़रूरत है। उसके अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है, उलमा का काम है, उस्तातिज़ा का काम है, जो आपके सिविल सोसाइटी की लीडरशिप है, थॉट लीडर्स हैं, उनका काम है। हम नफरतें नहीं बोल सकते। नफरतें हमने बहुत ज़्यादा बीज दिए हैं,
जिसकी वजह से हम आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। सजाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो मुल्क में तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात सामने आ रहे हैं, इनको रोकने के लिए निसाब तालीम में तब्दीली की ज़रूरत है? शहजाद शाह ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये क्लीशे बन गया है, बल्कि मैं इससे आगे बात करता हूँ कि ये क्लीशे नहीं, एक एजेंडा बन गया है। निसाब तालीम तब्दील करने के नाम पर जो असल बात की जाती है, जिससे हम बेखबर नहीं हैं, वो ये कहा जाता है कि नाउज़ बिल्लाह कुरान को भी सेंसर करने बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जहाद की जो आयात हैं वो कम से कम निसाब से तो निकाल दी जाए, अगर कुरान से नहीं निकाल सकते। ये बिल्कुल एक मकबा फ़िक्र है जो उस बात को दोहराता रहता है, बार बार दोहराता रहता है। उस मकबा फ़िक्र की जो ये हालत है कि पिछले दिनों किसी ने गलती से कोई दुपट्टा लेने या टोपी ओढ़ने को ड्रेस कोड का हिस्सा बनाने की बात कर दी थी और फिर बाद में गवर्नमेंट ने तरदीद भी कर दी उसकी, तो उसके बारे में वाबेला मचा चैनल्स ने ये बहस शुरू कर दी, क्या हमारे मुल्क में तालिबान का निज़ाम लाया जा रहा है? अरे भाई, ये क्या इतनी सी बात पर कि अगर कोई ड्रेस कोड आप मुकर्रर करना चाहते हैं तो उसको आप तालिबान से जोड़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक मकबा फ़िक्र ऐसा मौजूद है जो इन तमाम बातों को इस्लाम से इस तरह जोड़ना चाहता है कि गोया वो एक कोई बात ही गलत है, बुनियाद ही हमारी गलत है। शहजाद साहब ने ज़रूर ठीक कहा कि हमें माशरे के बदलने की ज़रूरत है। इसमें मुझे अपने उस्ताद प्रोफेसर सराज याद आते हैं, जो एक ज़माने में पंजाब के तकरीबन तमाम दरसगाहों के उस्तादों के उस्ताद थे, अंग्रेज़ी के मेरे टीचर थे यूनिवर्सिटी में। वो उन्होंने आर्टिकल लिखना शुरू किया तो उन्होंने बड़े अच्छे तर्जिए किए, 4-6 आर्टिकल में उन्होंने तर्जिए किए कि यूं 30s 40s 50s में फिल्मों का मजाज बदलता गया तो उसी के साथ देखते हैं कि माशरे में भी तब्दीली पैदा होती गई। अब मुझे ये नहीं पता कि इस वक्त हमारी मीडिया में जो कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं उनके असरात पड़ते हैं माशरे पर या माशरे के असरात हैं जो मीडिया से डिपिक्ट होते हैं, लेकिन हमें जो तजिया करना चाहिए, संजीदा तजिया करना चाहिए कि हमारे माशरे में तशद्दुद के रुझान आए क्यों हैं और कैसे आए हैं। एक आसान सा फार्मूला होता है, कराची में जब तशद्दुद का रुझान पैदा हुआ, ये MKM की शक्ल पैदा हुई, कुछ और पैदा हुआ, तो हमने कहना शुरू कर दिया महरूमिया महरूमिया महरूमिया। मुझे अचानक ख्याल आया कि ये जो तंजीम है, ये नया रुझान जो है, ये लोअर क्लास में नहीं है, लोअर मिडिल क्लास में पैदा हो रहा है, वाइट क्लास में पैदा हो रहा है और वहां से फिर एक दूसरी जगह पर जा रहा है। तो मैंने जरा गौर किया और मुझे कुछ चीजें ऐसी नजर आ गई जो फिस्तायत के बारे में, फाशिज्म के बारे में तजिया करती थी कि लोअर मिडिल क्लास से ये कैसे एमर्ज करता है वाइट क्लास पे और सब लोगों के यहाँ जाता है। ये वो नहीं है, ये वो महरूमिया नहीं है जो सिर्फ लोअर क्लास ही है, बल्कि वो हब्स, वो घुटन, वो बहुत सी चीजें हैं जो लोअर मिडिल क्लास से उभरती हैं और पूरे माशरे पर छा जाती हैं। हमें इसका तजिया करना चाहिए, हमें इसका तजिया करना चाहिए, माशरे में और उसको काबू करना चाहिए। निसाब के नाम पर इस्लाम के खिलाफ चढ़ाई नहीं कर देनी चाहिए। ठीक, रज़ा रूमी साहब, आप फवाद चौधरी साहब के इस बयान से किस हद तक मुत्तफिक हैं कि निज़ाम तालीम में तबाकुन, शिद्दत पसंदी जिसकी तरफ वो तवज्जो दिला रहे हैं, उस पर तब्दीली ज़रूरी है? देखिए, बात यह है कि निसाब तालीम जो है उसके बारे में तो बहुत कुछ कहा गया है, लिखा गया है और उसमें वाकई बहुत सी तब्दीलियों की ज़रूरत है। एक तरफ तो वो उसको जदीद बनाने की ज़रूरत है 21वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक, मगर दूसरी तरफ ये है कि उसका जो नज़रियाती एक कंटेंट है जो कि इंक्लूसिव नहीं है, उसमें शमूलियत नहीं है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम जो मज़ाहिब हैं, अक़लियतें हैं, एक हत्ता के मुसलमानों के अंदर जो मुख्तलिफ़ फ़िरक़े हैं उनको भी वो नहीं इंक्लूड करता। तो एक तो ये वो सिखाता है, एक्सक्लूजन सिखाता है और यही वजह है कि जो बच्चे पढ़ते हैं और उससे गुज़रते हैं उनकी सोच एक अलग तरीके से जो है वो परवान चढ़ती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ और फवाद चौधरी साहब ने तो ये जिक्र कह तो दिया, लेकिन इस हुकूमत ने जो सिंगल नेशनल करिकुलम भी मुतारिफ करवाया है उसमें भी बहुत सी मसाइल जो हैं उनकी तरफ तवज्जो दिलवाई है। माहिर तालीम हो या दीगर लोग हों, उन्होंने कहा है कि ये मज़ीद मसाइल का सबब बनेगा। मगर इसके साथ साथ सिर्फ ये तालीम का मसला नहीं है। आप देखें कि हमारे यहाँ जो दी जाती है, खुतबों में जो बात की जाती है कि कुफार को ख़त्म कर दिया जाए, उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाए, और हम सब ने ये बातें सुनी हैं, चाहे वो यहूदो नसारा हों या हिंदू हों या दीगर मज़ाहिब के लोगों जो पाकिस्तान में बसते हैं,
लाखों के करीब हिंदू जो हैं सिंध में रहते हैं, लाखों के करीब क्रिश्चियंस जो हैं पूरे पाकिस्तान में, करोड़ों में उनकी तादाद है। राइट। और अगर आप ये सिखाएंगे अपने खुतबों के जरिए कि उनको नीस्तो नाबूद करना जो है वो हमारी जिंदगी का मकसद है, ऐसी बनेगी ना। जो ये वाकया मियाँ छन्नू में आया, जिसके जवाब में फवाद चौधरी ने ये बात कही, यही बात सियालकोट में भी हुई थी। देखिए ये बात अब बहुत सही ने सोच चुकी है कि कोई भी जत्था जो है वो कानून को अपने हाथ में ले ले और किसी पे भी कोई इल्जाम की बेसिस के ऊपर उसको मार दे, जला दे या उसको कत्ल कर दे। ये तो बिल्कुल हमारी दीनी तालीमात के बिल्कुल बरक्स है, ये हमारे कानून के भी बरक्स है, आइन के भी बरक्स है। रही बात उसके अलावा तीसरा जो सोर्स है वो हमारा मीडिया का भी उसमें बहुत ज्यादा फॉल्ट है। उसमें भी इस तरह की बातें जो हैं कई बसा औकात हम देखते हैं कि वो सामने आती हैं, चाहे वो टेलीविजन हो या अखबारात के जरिए हो। ये 3 मेजर सोर्सेज हैं जो लोगों को की ज़हन साजी करते हैं कि आप कानून को अपने हाथ में लेके किसी भी काफिर को। साहब, मैं चाहूंगा आपका जवाब आ जाए कि निसाब तालीम में तब्दीली की जरूरत है या नहीं है। जी बिल्कुल है। अंबर चमची साहिबा, आपका पॉइंट। मैं कहूंगी कि कुछ हद तक तब्दीली जो लानी है निसाब तालीम में वो ज़रूरत ज़रूर है, मगर एक ही एलिमेंट है और ये बाकी जो तमाम मेहमान हैं उसकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी भूल जाते हैं कि अगर निसाब तालीम में हम उसको बेहतर बना सकें, उसको पीस, अमन और टॉलरेंस की बातें भी कर ले, मुस्बत शहरियत के हवाले से भी बात कर ले, लेकिन जो ज़्यादातर लोग, और मेरे ख्याल में इसके लिए आपकी एक प्रोफाइलिंग की भी ज़रूरत है। अगर आप इस मामले को संजीदगी से निमटना चाहते हैं तो आप जो लोग ऐसे मॉब वायलेंस में शिरकत करते हैं उनकी प्रोफाइलिंग तो ज़रा करें कि वो क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ये जुनूनियत उनके जहन में क्यों आती है और कैसे आती है, ये क्यों समझते हैं कि ये मसले का हल है, या वो शायद अगर हम बात करें कि इसका अगर मजहबी एक ताल्लुक है तो वो क्यों जन्नत नसीब उनको होगा अगर वो किसी को इस तरह से बेदर्दी से कत्ल करेंगे। तो आपको इसका जवाब मिलेगा हमारे मुआशरे में, हमारे घरों में, जहाँ चाहे बच्चे हों, ख़वातीन हों, तशद्दुद किया जाता है, चाहे स्कूल में बच्चे जाएं उन पर तशद्दुद किया जाता है। मास्टर जो है या जो टीचर है वो कोई इसमें कबाहत नहीं समझती कि बच्चों को मुर्गा बना दिया जाए या मारा जाए। फिर आप ये देखते हैं कि जब फिगर्स ऑफ अथॉरिटी होते हैं जिसमें पुलिस भी शामिल हो, जिसमें चेक पोस्ट पे भी हो, जिस तरह से लोगों की ज़िंदगी होती है, वो देखते हैं कि जब फिगर्स ऑफ अथॉरिटी होते हैं उनके साथ तशद्दुद का मुज़ाहिरा करते हैं या तशद्दुद करते हैं तो उनके साथ उनका ये भी ज़िंदगी का रुझान, उनका ज़िंदगी की ये एक तर्ज अमल उनको नज़र आता है। साथ साथ अगर आप देखें कि किस तरह से इसके अलावा आपको इंसाफ नहीं मिलता, आपको नौकरी नहीं मिलती, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको देखना पड़ता है। लेकिन उसके लिए मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है कि आप तहकीक करें, आप प्रोफाइलिंग करें, आप इस मसले को समझें, इसकी जड़ को समझें। आप ये भी देखें कि किस तरह से एक सियासी जमात है, जो उभरती हुई सियासी जमात है, जो अपने आप को तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से बात करें, तो वहाँ जो नौजवान मौजूद होते हैं, उनके जो रैलीज़ में शिरकत करते हैं, वो किस तरह वो नफ़रत की बात करते हैं, वो भी तशद्दुद की बात करते हैं। तो आपको ये सारे फैक्टर्स जो है, जिसमें सियासी फैक्टर्स है, जिसमें तालीम है, जिसमें घर, जिसमें अथॉरिटी फिगर्स और उनका रवैया अपने शहरियों के साथ, और इसके अलावा ज़ाहिर है आपकी जो सोशो इकोनॉमिक्स हैं उनको भी देखना पड़ता है, जिसकी वजह से मुआशरे में बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात नज़र आते हैं, लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं और ये इसमें कोई उनको बुराई नहीं समझते कि किसी की जान ली जाए इस बुनियाद पर कि उनको शायद एक ज़ाती एक रास्ता मिल जाए जन्नत की तरफ। ठीक, तो आप समझते हैं निसाब तालीम में भी तब्दीली की ज़रूरत है? मुख्तसर प्लीज़। जी 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 बिल्कुल ठीक है, आपका भी पॉइंट है। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हुकूमती अहम हलीफ जमात चौधरी मुनस इलाही, उस जमात के अहम रहनुमा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म घबराए नहीं बिल्कुल भी और अपने लोगों से भी कह दें कि तगड़े तरीके से कह दें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या उनका मशवरा काफ़ी है? ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है अदम एतमाद पर इब्तिदाई राब्ते पूरे कर लिए हैं और जल्द वोट भी पूरे कर लेंगे। ये कामयाब इब्तिदाई हमारे राब्ते हैं। जबकि चौधरी मुनस इलाही का बयान सामने आया, उन्होंने वज़ीर आज़म को कहा
कि सियासी लोग हैं, हमारा आपसे ताल्लुक़ निभाने के लिए बना है, हम ताल्लुक़ निभाएंगे। सज्जाद मीर साहब, वज़ीर आज़म के इत्मीनान के लिए ये मशवरा काफ़ी है मुनस इलाही साहब का? नहीं, मशवरा तो काफ़ी नहीं है, लेकिन इससे काफ लीग का मौक़िफ़ वाज़ेह होता है। असल में अगर इस मामले की अगर गहराई में जाएं तो हमें मालूम है कि काफ लीग क्या चाहती है। अदम एतमाद से पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, नून लीग क्या चाहती है और काफ लीग क्या चाहती है। नून लीग ज़ाहिर है कि पंजाब को खोना तो नहीं चाहेगी। काफ लीग का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, गालिबन वो चाहते हैं कि अगर कोई बात बार्गेन हो तो इस बात पे हो कि वज़ीर आला उनका हो। अगर वज़ीर आला उनका ना हो तो वो क्यों तब्दीली लाएं? उनके लिए यही एक इत्मीनान बख्श सूरत हाल है जिस पर वो चल रहे हैं। शायद इस बात पर, शायद नहीं, लाजमी तौर पर इस बात पर मुस्लिम लीग नून नहीं मान रही होगी कि वो पंजाब को छोड़े। अगर उसे पंजाब को छोड़ना है तो तहरीक एतमाद लाने की जरूरत क्या है? उनको क्या मिलेगा, हासिल होगा? ठीक है, पीपल्स पार्टी सिंध से इलेक्शन अगर दोबारा होते हैं तो उनके लिए मुश्किल पैदा होती है, या किसी और पार्टी के लिए कोई मसला पैदा होता है, लेकिन नून लीग का जो पंजाब एक मजबूत गढ़ है, वो इसमें अगर वजारत आला का ओहदा भी किसी और को दे लें तो वो किस तरह, चुनाचे वो पैगाम दे रहे हैं, शायद बात बन नहीं पा रही, वो पैगाम दे रहे हैं इमरान खान को कि भाई घबराओ नहीं, हम जो हैं आपके साथ हैं, आपके साथ ही रहेंगे और आगे जाने का हमारा कोई आपको छोड़ने का इरादा नहीं है। दरअसल ये सारी कहानियां जो बन रही हैं, ये सिर्फ एक बात लेकिन तय है कि काफ लीग को जब इशारा हो गया, ये जिसको आमतौर पर आज का इशारा कहा जाता है, तो फिर शायद वो वजारत आला पर भी नहीं, वो किसी भी शर्त पर मानने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मुशर्रफ के ज़माने से लेकर आज तक काफ लीग जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे चल रही है, जिस मौक़िफ़ पे चल रही है, वो इशारों पे चल रही है, उसी पे बनी थी, उसी पे कायम हुई। जिन लोगों ने इसे बनते हुए देखा है, वो इसकी जो तफसीलात बताते हैं उनको वाज़े है, हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि चौधरी बरादरान जो हैं बहुत ज़ीरक सियासतदान है, मुझे उनकी हुब्बुल वतनी पर भी कोई शक नहीं है, मुझे उनकी जहानत और सियासतदानी पर भी कोई शक नहीं है, और ख़ास तौर पर उनके जो बड़े ज़ौलाई साहब थे, उन्होंने जिस तरह पंजाब सियासत पर एक तरह का कंट्रोल किया हुआ था, ख़ानदानी सियासत पर ऐसा कंट्रोल उनका मौजूद है। लेकिन मुशर्रफ के ज़माने से बाद से ये लोग जो हैं ये इशारे के मुंतज़िर रहते हैं, इशारा हो गया तो बदल जाएंगे। अभी तक इशारा भी नहीं हुआ और अभी तक किसी ने उनके साथ ये वादा नहीं किया कि वो पंजाब की वजारत और आला उनको मिलेगी, इसलिए वो कहते हैं घबराओ नहीं, अभी हमारा जाने का कोई इरादा नहीं। आप क्या समझते हैं रज़ा रूमी साहब, जो मशवरा इस वक्त दिया है मुनस इलाही साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस अहम वक्त में, वो काफ़ी है वज़ीर आज़म साहब के इत्मीनान के लिए? नहीं, जो उन्होंने कहा है वो तो काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसकी वजह इस तरह से है कि जो मुलाकातें उनकी होती रही हैं काफ लीग की, ख़ुसूसन उनकी पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात हुए, फिर उनके मुस्लिम लीग नून के साथ मुज़ाकरात हुए, शहबाज शरीफ उनके यहाँ गए, उन जो मुज़ाकरात हैं उनमें क्या चीज़ें तय पाई या नहीं पाई हमें उसका इल्म नहीं है, ज़ाहिरी बात है उसकी इंफॉर्मेशन पूरी तरह सामने नहीं आई। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि खान साहब को उन्होंने थोड़ी सी तसल्ली भी दी है पीटीआई का, उन्होंने कहा कि पीटीआई के एमएनएस को भी कहे कि घबराना नहीं। तो इसका ये मतलब है कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो अभी भी अपने पत्ते जो हैं वो संभाल के खेल रही है और वो शो नहीं कर रही, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ को तो जिस तरह से उनको पंजाब में अहमियत मिली, क्योंकि अगर नून की गवर्नमेंट आती है अगली, चाहे वो इंटरिम हो, वज़ीर आज़म बदल कर हो या इलेक्शंस के बाद हो, तो काफ लीग को तो नुकसान होगा आगे बढ़कर। तो ज़ाहिर बात है उनके लिए तो ये उस्मान बुज़दार वाला तजुर्बा बहुत बेहतर है, जहाँ पे वो कंट्रोल भी कर रहे हैं और उनको जो सियासी फ़वाइद हासिल होने होते हैं वो भी हो रहे हैं। अब सवाल जो मीर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वो इशारों पे तो वो खुद चलते हैं, तो अभी इसका मतलब है कि इशारा जो है वो भी सब्ज़ बत्ती नहीं हुई ट्रैफिक सिग्नल की, वो भी पीली है बत्ती। जिस दिन वो सब्ज़ होगी फिर उस दिन वो मुनिस इलाही या परवेज़ इलाही साहब का जो बयानिया है वो बदल जाएगा। तो अभी फिलहाल इमरान खान साहब के लिए ये मशवरा जो है काफ़ी नहीं है, मेरा जवाब नहीं है। अंबर साहिबा, आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि काफ़ी नहीं है मुनस इलाही साहब का मशवरा?
देखिए, इससे अगर एक ज़ाहिर है एक पैगाम जो गया है वो इमरान खान साहब के लिए और जो ऑपोजिशन जमातें उनके लिए तो है कि क़ाफ लीग जो है फ़िलहाल इमरान खान साहब का साथ दे रही है, लेकिन साथ साथ एक दूसरा पैगाम भी जाता है और वो किसकी तरफ से है। अगर कामिल अली आगा साहब की बात मानी जाए तो इनका क़ाफ लीग का इत्तेहाद रियासत के साथ है, यानी कि वो ये इनका ये भी कहना है, अगर आप इसको फेस वैल्यू पे ले और बातों को जोड़े, कि इनका ये कहना है कि सिग्नल जिसकी बात कर रहे थे रज़ा रूमी साहब, सिग्नल यही कह रहा है कि फ़िलहाल रियासत जो है और क़ाफ लीग जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। घबराने की बात जहाँ तक है, मैं कहूँगी कि अभी और भी बहुत सारी ज़ाहिर है जो इन प्ले हैं और उसमें हम ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें सिर्फ इत्तेहादी शामिल नहीं है। इत्तेहादी ज़ाहिर है अपने मफादात और अपनी जो चाहेंगे व्हाट दे कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो चाहेंगे, वो अलग बात है। दूसरी तरफ जो JKT ग्रुप है, जो जहांगीर तरीन साहब का है, वो भी एट प्ले है। तो जी इस वक्त मैं कहूँगी कि सियासी जो गैर यकीनी है वो ख़त्म नहीं हुई इस एक बयान की वजह से, लेकिन ये कहूँगी कि वक्ती तौर पर एक पैगाम, एक सिग्नल ज़रूर गया है, जिसके लिए ऑपोजिशन जमातों का इसका मतलब है उनको शायद थोड़ी सी और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और ये अपनी नंबर्स गेम जो है पूरी करनी पड़े। ठीक। शहजाद चौधरी साहब, आप समझते हैं मुन्ना सिलाई ने जो वज़ीर आज़म इमरान खान को घबराने का ना मशवरा दिया है, वज़ीर आज़म के इत्मीनान के लिए काफ़ी है? देखिए, घबराने की वजह क्या समझते हैं हम लोग कि क्या हो सकता है? ये कि उसको पावर से हटा दिया जाएगा, इसके कोई साइन नज़र नहीं आते। जो हटाने वाले हैं, ऑपोजिशन जो है, उसके पास नंबर पूरे नहीं हैं, वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है हुकूमत इन हालात में लेने के लिए। साल सवा साल रह गया है पीछे जिसमें इलेक्शंस होने हैं, शायद उसमें कुछ सवा साल में कुछ बेहतरी आ जाए दुनिया के मामलात में और कुछ इन्फ्लेशन दुनिया भर में कुछ कम हो जाए, महंगाई की तरफ बेहतरी आ जाए, जिसको ये फिर ये कह सकें कि हमारे आने के बाद हालात बेहतर हुए हैं। उनके यहाँ एक आध मजबूरी ज़रूर नज़र आती है और वो मजबूरी कुछ और नोयत की है, उसका ताल्लुक इनके मुकदमों से नहीं है, इनकी सियासत से नहीं है, बल्कि कुछ ही और चीज़ से है। और वो जो मजबूरी उनकी नज़र आती है उसके अंदर खुशकिस्मती से पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के पूरे निज़ाम के लिए कोई तब्दीली होने की कोई तवक्को नहीं है। वो उसी तरीके से होगी जिस वक्त होनी है, जिस टाइम पे होनी है, जिस तरह से होनी है, उसी तरह ही होगी। और शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी, अगर ये हुकूमत इसी तरीके से चलती रही, क्योंकि अल्लाह के कामों का पता नहीं है, लेकिन ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, दूसरी मैं थोड़ा-सा कहना चाहता हूँ मुन्ना सिलाई और परवेज़ इलाही के ऊपर भी। मेरा ख्याल है बहुत ज़ीरक सियासतदान के अलावा बहुत समझदार सियासतदान है। असल में सियासत को मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो लेके चले और उनके यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। पार्टी के अंदर भी कितनी बड़ी पार्टी थी, छोटी रह गई। आपने कभी उनके अंदर घबराहट देखी है? मेरा ख्याल है मुन्ना सिलाई ने जो बोला, उसने हमारे यहाँ भी, चूँकि मेरा ताल्लुक भी उसी गुजरात से है जिससे चौधरी परवेज़ इलाही आते हैं, तो मैं उसको थोड़ा-सा ज़रा उस नुआंस को समझता हूँ जो बात कहने की है। मुन्ना सिलाई ने जो बात की है, हमारे इलाके में बात ही की जाती है कि मैं तो खड़ा हूँ, तुम तगड़े रहना। ये है उसकी बात का मतलब। ठीक है? तो मुझे मत बोलो कि मैं तगड़ा, मैं तो हूँ, खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी जगह पे खड़ा हूँ, लेकिन तुम तगड़े रहना। तुम्हारे अंदर कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए, तुम्हारी पार्टी में कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे अंदर झलाहट नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र ना आए कि तुम अपनी इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो। मेरा पैगाम बहुत वाज़ेह था। हमारे यहाँ बात का अंदाज़ कुछ इस तरह से होता है गुजरात के अंदर, और उसने उस तरीके से बात की है। तो मेरा ख्याल है उतना समझना ज़रूरी है। इत्मीनान डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब को क्या है। अगर 1.5 साल और गुजारने हैं तो वो वैसे ही हो जाएंगे, लेकिन इत्मीनान के लिए बहुत कुछ और करना है उनको। अभी हुकूमत साजी बेहतर करनी है, गवर्नेंस बेहतर करनी है, वो मामलात अपनी जगह पे अभी भी उसी तरीके से। तो इत्मीनान का बायस बहुत शॉर्ट टर्म में तो है, लेकिन जो ऑब्वियसली जो उनके मसाइल हैं बड़े, वो उसी जगह पे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए से, लेकिन हम ये समझें कि फिलहाल प्राइम मिनिस्टर साहब को इत्मीनान हुआ इस बयान से? हाँ, ये हुआ कि हुकूमत नहीं जाएगी, मेरे साथी मुझे नहीं छोड़ेंगे, MQM भी नहीं छोड़ेगी। ये भी चलें लिख लीजिए मेरी तरफ से। ठीक है, इत्मीनान के लिए काफ़ी है। आगे हम बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान 18वीं तरमीम से भी खुश नहीं है। क्या वाकई 18वीं तरमीम मसाइल का मौजब है? ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान 18वीं तरमीम से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा पार्लिमानी जमहूरियत में निज़ाम में इस्लाहात लाना पड़ते हैं, बिल्स पास करवाना पड़ते हैं और उसके लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है, लेकिन 18वीं तरमीम इस मामले में बड़ी रुकावट है। अगर बिल कौमी असम्बली से निकल जाए तो सेनेट में आकर मामला फंस जाता है। शहजाद चौधरी साहब, क्या 18वीं तरमीम वाकई मसाइल का सबब है? देखिए, आइडियल जमहूरियत में
मेरे ख्याल में 18वीं तरमीम से बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती थी आइडियल जमहूरियत में। लेकिन अच्छा। हमारे यहाँ हम तो जमहूरियत को तरस रहे हैं, आइडियल तो छोड़ दीजिए। तो जहाँ पर आपके निज़ाम के अंदर बहुत सारे शिगाफ हों, जमहूरियत अपने सही असल रूह में एग्जिस्ट ना करती हो, जहाँ पर आपका जो इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम है उसके अंदर बेइंतहा कमज़ोरियाँ हों, जहाँ पर आपका सियासी कल्चर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो और बहुत बुरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज़्ड हो, एक एलीट कैप्चर हो, जहाँ पर ये एहसास ही ना हो कि ताकत तो मेरे पास आ गई, डेलीगेट होगी, मुझे मिल गई, लेकिन मुझे अब जिम्मेदारी भी साथ ही मुझे उसको निभानी है। जहाँ पर ये एहसास ना हो, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर ये होता है कि जितना पैसा, आप ये अंदाज़ा लगाइए कि रेवेन्यू का 60% सूबों को एनएफसी की शक्ल में चला जाता है। जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन वो सेक्रेटरीज़ के और वज़ीरों के घरों से नहीं निकलना चाहिए। हमारे यहाँ मसला ये है कि पैसा जा तो रहा है सूबों को, लेकिन वो निकल कहीं और से रहा है, वो लोगों के कामों में सर्फ नहीं हो रहा, लोगों के फ़ायदे के लिए सर्फ नहीं हो रहा। तो जहाँ पर इस किस्म के मसाइल हैं, जहाँ पर आपका थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये तो जब आप लेके आते हैं एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फेडरेशन है, फेडरेशन के अंदर पार्लियामेंट, तो फिर आपने ये नहीं देखा कि जो थर्ड टियर है, जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है, जो कि काउंटीज़ में यूके के एग्जिस्ट करता है, वो आपके यहाँ किस शक्ल में है ही नहीं, किसी शक्ल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर है भी तो उसको टूट फूट तोड़ फोड़ करके कमज़ोर इतना कर दिया जाता है कि वो इस काबिल ही नहीं रहता कि वो डिलीवर कर सके। तो ये मसला 18वीं तरमीम का नहीं है, मसला जहन का है, ये सियासी जो फिक्र है ना इसका है, ये एलिट कैप्चर का है, लोगों की जिम्मेदारी का एहसास, जो उनके नीचे अवाम है उनके नाम पे वोट तो लेते हैं लेकिन उनके लिए करते कुछ नहीं है। इसको बदलना है, इस चीज़ को बदलना है। स्टैनफोर्ड के लोग आ गए हमारे पास, ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट्स होके आ गए हमारे पास लोग, दुनिया भर की बेहतरीन, लेकिन जो ही पाकिस्तानी निज़ाम सियासत में आते हैं वो कुछ और बन जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसको कुछ किसी तरीके से ढूंढना पड़ेगा। रज़ा रूमी में आप बैठे हैं, सजाद मीर साहब हैं, अंबर हैं, ये सब हमें ज़रा ये बताएं कि हम सियासत के निज़ाम को, इनकी सोच को कैसे बदलें कि ये लोगों के लिए कुछ करें बजाय अपनी जेबों के लिए या अपने दोस्तों की जेबों के लिए या अपने ख़ानदानों के लिए। आप पहले अपना तज्जिया दे दें, फिर मैं उनसे भी इस बारे में राय ले लेता हूँ। आप क्या समझते हैं कैसे इन लोगों का जहन बदला जा सकता है ताकि मुल्क के लिए कुछ हो सके? यार मेरा अपना ख्याल ये है कि एक तो ये एहसास होना कि हमारी सियासत में कुछ गड़बड़ है। हम तो मानते ही नहीं हैं, हमें कहते हैं आप हमें जब तक 70 साल अब पूरी कंटिन्यूस एक बार सियासत जमहूरियत नहीं चलेगी, जिस तरह भी है लूली लंगड़ी, उस वक्त तक हम सीखेंगे नहीं। आप करप्शन तो फ़ौरन सीख जाते हैं, आप अपने मुकदमों को लड़ना तो फ़ौरन सीख जाते हैं, आप अपनी बिजनेस के अंदर जो इंटरेस्ट हैं उनको तो 8000% टाइम मल्टीप्लाई करना फ़ौरन सीख जाते हैं। आपको जमहूरियत ही नहीं सीखने में आती। तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ ऐसी कमज़ोरियां हैं जो कि जिसका तल्लक आपके बदकिस्मती से देखिए, ये बड़ा वाज़ेह होना चाहिए कि हमारे यहाँ हमारे यहाँ नहीं, हर दुनिया भर में सियासतदान का ही काम है कि किसी कौम को लीड करे। लेकिन अगर वो कौम मतलब वो उसकी अपनी सोच में कुछ खराबी है और वो लीड सिर्फ वोट लेके ताकत लेना चाहता है, जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता, तो फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के साथ डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब तक नहीं लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये, हाँ एक और चीज़ है, आप अपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम देखें, शायद उसके अंदर एक कॉम्बिनेशन करें, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कुछ ऐसे लोगों को लेके आए जो कि आपकी मदद कर सकते हो, कुछ बेहतर तौर पे बात कर सकते, कुछ आपको मतलब कुछ ना कुछ एक कंबाइंड विजडम के साथ मामला को आगे लेके चलें, थोड़े ऑनेस्ट लोग हों, सिंसियर लोग हों। मेरा ख्याल है इस किस्म की चीज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन इसका एहसास से तल्लक है, अपने यकीन और अपने ईमान से तल्लक है, इसका तल्लक मेरे आपके बातें करने से नहीं। एहसास से ताल्लुक है, लेकिन 18वीं तरमीम जो कानून है वो ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैं तो समझता हूँ उससे बेहतर हो ही नहीं सकती एक उससे बेहतर कोई, बिल्कुल ठीक। अंबर शमसी साहिबा, आप क्या समझती हैं? वजीर आजम साहब तो खुश नहीं है 18वीं तरमीम से। वज़ीर आज़म इमरान खान इससे पहले भी 18वीं तरमीम के हवाले से और जो सूबों को जो पैसा जाता है उस पर बार बार बात कर चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि ये एक वफाकी सतह पर नाकामी की तस्लीम करना है, क्योंकि असल में आपका मकसद क्या होता है जब आप इस्लाहात लाने की कोशिश करते हैं या कानून साजी करने की कोशिश करते हैं, तरमीम लाने की कोशिश करते हैं। आप अगर पार्लिमानी निज़ाम को देखें उसमें आप, और 18वीं तरमीम भी जिस तरह से बनी थी वो कंसेंसस से बनी थी, इत्तेफाक राय से बनी थी और आसान नहीं था। ये गिव एंड टेक होती है, सियासत में होती है और ये पार्लिमानी निज़ाम और उसका हिस्सा होती है। तो इसी तरह मैं कहूँगी कि अगर आपके जो बड़े बड़े आपकी जो कवानीन आपने मंजूर करवाए, जिसमें स्टेट बैंक का भी मैं हवाला दूंगी, जिसमें FATF से मुतल्लिक जो कवानीन थे उनका हवाला दूंगी, ये अगर आपको या तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए या बुलडोज करके
या फ़ोन कॉल्स करवा कर आपको करना पड़ता है, इसका मतलब है कि आप या तो सियासत का मकसद को समझ नहीं पाए या पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम को नहीं समझ पाए। फिर मैं एक और इत्तेफ़ाक करूँगी शहज़ाद साहब से, उन्होंने इशारा भी दिया था कि असल में 18वीं तरमीम का मकसद क्या था कि आपने जो ताकत है या वो आपने इसको ग्रास रूट्स तक पहुँचाना है। यानी कि ये जो अभी लोकल बॉडीज़ पर बार-बार चाहे जी, इंतख़ाबात हैं उसमें डिले करने की कोशिश की जाती है या करते नहीं हैं या उनको पैसे नहीं दिए जाते या उस निज़ाम को बेहतर नहीं किया जाता। अब ग्रास रूट से सियासत जब उठेगी, उभरेगी, स्टूडेंट यूनियंस के ज़रिए जब सियासत उभरेगी और उठेगी, वो सबसे ज़्यादा अवाम के करीब होती है और फिर वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी एज़ दीज़ पॉलिटिशियंस। ये फिर आगे ज़ाहिर है ये निज़ाम में आगे बढ़ेंगे, पार्लियामेंट तक पहुँचेंगे, जी, सूबाई असेंबलियों तक पहुँचेंगे, कौमी असेंबली तक पहुँचेंगे, सेनेट तक पहुँचेंगे, तो फिर आपको वो ज़्यादा लोगों के करीब और रिफ्लेक्ट करेंगे उनकी ज़रूरियात को। तो मेरे ख़्याल में कि असल इसकी रूह को समझ कर इस पर अमल दरामद किया जाए तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होगी। ज़ाहिर है ठीक, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स तो लाई जा सकती हैं, लेकिन वो भी कंसेंसस इत्तेफ़ाक़ राय के ज़रिए। राइट। रज़ा रूमी साहब, आप भी ये समझते हैं कि 18वीं तरमीम मसाइल का हल नहीं है? वज़ीर आज़म साहब तो इससे खुश नहीं। देखिए, बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब तो बहुत सी चीज़ों से खुश नहीं हैं। वो हर वक्त ही कंप्लेन करते हैं, उनको अपोजिशन भी अच्छी नहीं मिली, अवाम भी अच्छा नहीं मिली, आइन भी अच्छा नहीं मिला, IMF भी अच्छा नहीं मिला। क्या क्या बदला जाए उनके लिए, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। बात ये कि 18वीं तरमीम जो है वो पाकिस्तान की जो सियासी कुव्वतों के एक कंस है, जो कि बड़ी मुश्किलों से और बड़े दहाइयों के बाद वो आया, क्योंकि हमारे यहाँ जो मरकज़ियत का रुझान रहा है माजी में, पिछले 60-70 सालों में, ये एक तरह से उसको बदलने का एक बहुत अहम कदम था आगे बढ़ने के लिए। और लेकिन ज़ाहिरी बात है कि ये तरमीम जो है इंसानों ने बनाई है, पार्लियामेंट ने बनाई है, उसमें सुकुम रह जाते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है और उसको बदला जा सकता है। जहाँ-जहाँ मसाइल हैं तो वज़ीर-ए-आज़म साहब उनकी निशानदही करें, ऑपोज़िशन को दावत दें डायलॉग के लिए। अगर आपको याद हो तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौरान 18वीं तरमीम हुई थी, और उनके पास तो इमरान खान साहब से भी कम MNAs थे। जी, लेकिन उन्होंने जो अपोजिशन की पार्टीज थी पार्लियामेंट के अंदर, उनके साथ मिलके इस तरमीम को अप्रूव किया। तो यही एक तरीका कार होता है, बजाय इसके कि नाखुश होने के आप उसके ऊपर कोई अमली इक़दामात उठाते हैं। रही बात दूसरी कि ये 18वीं तरमीम जो है ये क्यों अहम है। देखिए, पाकिस्तान में हमारी जो फेडरेशन है उसमें एक बहुत बड़ा मसला ये है कि 3 छोटे सूबे जो हैं वो मिलकर भी पंजाब के नंबर्स जो हैं पार्लियामेंट के अंदर वो नहीं उसका मुकाबला कर सकते। कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी बिल हो, कोई भी गवर्नेंस का निज़ाम हो, तो पंजाब की डोमिनेशन जो है वो रहती है। 18वीं तरमीम ने वसाइल को उन तक मुंतलिक किया, मुंतकिल वो किया। जी, मुंतकिल किया है। जी, और ये ही सबसे बड़ा एक मसला रहा था माजी में उनकी। अगर आपको याद हो, मशरकी बंगाल का भी यही हमसे गिला होता था, वेस्ट पाकिस्तान से, और छोटे सूबों का भी यही गिला होता था। 18वीं तरमीम ने पाकिस्तान को मजबूत किया है, एक मजबूत फेडरेशन जहाँ पे सारी इकाइयाँ समझती हैं कि उनका पाकिस्तान में स्टेक है और उनको अपना अपना हिस्सा मिल रहा है। ठीक। लेकिन ये जो इसके बारे में जो मसाइल आड़े आ रहे हैं, वो उनको हल करने की ज़रूरत है। और मैं तो समझता हूँ इसके ऊपर अमल दरामद हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो पिछली 2 सिविलियन ठीक। गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने रफ्ता-रफ्ता खुद ही अप्रूव करके 18वीं तरमीम को इम्प्लीमेंटेशन उसकी ख़राब कर दी थी। जितने महकमे सूबों को मुंतकिल किए गए थे, उनको दोबारा मरकज़ में इंट्रोड्यूस करा दिया गया। जी, आज भी बहुत सारे वुज़रा हैं, मसलन तालीम जो है वो सूबाई शोबा है, वो उसका वज़ीर क्यों है सेंटर में? क्लाइमेट चेंज जो है वो सूबाई शोबा है, इस अमेंडमेंट के तहत। सेहत सूबाई शोबा है। आपको हर वो वजारत मिलती है जो कि ना सिर्फ टैक्स पेयर्स के ऊपर एक बर्डन है, बल्कि इख्तियारात वापस लेने की राइट। एक कोशिश है। तो इस पे तो मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए, ना कि इसको जो है वो हर वक्त इसके ऊपर तनकीद के नश्तर बरसाने की जो पॉलिसी है हमारे यहाँ, उसको बदलना चाहिए। बिल्कुल। सज्जाद मीर जी। साहब, रज़ा रूमी साहब कह रहे हैं इस पर मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए, इससे नाखुश होना तो नहीं बनता।
ये मुकम्मल अमल दरामद तो होना चाहिए, लेकिन मुकम्मल अमल दरामद के लिए हमने इस तरमीम में भी कुछ गुंजाइश नहीं छोड़ी हुई। ये कह दिया है कि सूबे जो हैं वो इसके बाद पावर को डिवॉल्व करेंगे, शहरी हुकूमतें बनेगी, वो इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगी, उनको पैसे उन पर तकसीम होंगे और उसके लिए एक कमीशन बनेगा, जो भी कर एक फार्मूला बनाया गया है, इस पर अमल नहीं होता। इसलिए सूबों की जवाबदीद पर छोड़ दिया गया हमने। पहले भी लड़ाई थी कि मजबूत मरकज हो, एक तरफ ये तासुर था, दूसरी तरफ ये था कि सूबाई खुद मुख्तारी हो। इन दोनों की जंग ने जो शक्ल इख्तियार की, उसने सूबाई खुद मुख्तारी के नजरिए को ज्यादा तकवीत दी। मुशर्रफ के ज़माने में यह ख्याल पैदा हो गया था कि मुशर्रफ ने जो शहरी हुकूमतों का निज़ाम कायम किया है, उसमें सूबों को बाईपास कर दिया गया है। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये कुछ ख्याल ये पैदा हो गया है कि सूबे मुकद्दस हो गए, और सूबे मुकद्दस हो गए हैं और शहरी हुकूमतें तो खैर है ही नहीं। उसके ऊपर जो मुल्क है उसके मफादात का भी कई बाज़ मामलात में ख्याल नहीं रखा जाता। ये एक तासुर पैदा हुआ है जी। उसके बारे में खास तौर पर यह कहा जाता था कि शायद इस तरमीम को बनाने वाले ये कंसेंसस से पार्लियामेंट के उस तरह पास नहीं हुई जिस तरह होना चाहिए था। पार्लियामेंट में जितनी पार्टियां मौजूद थी वो बाहर बैठ गई, जिसका 2 नुमाइंदे थे, जिसके 4 नुमाइंदे थे, जिसके 40 नुमाइंदे थे, सब ने एक तरह का कंसेंसस किया या तय किया, लेन देन किया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया। जो सारा प्रोसेस हुआ उसको स्टडी किया जाए तो देखा जाए कि पार्लियामेंट से बाहर एक कंसेंसस करके पार्लियामेंट में एक तरह का बुलडोज कर दिया गया, उसको कोई डिबेट नहीं हुई। ये मैं बहस को अलग रखते हुए ये कहता हूं कि इस तरमीम के पास होने के फौरन बाद कुछ मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए थे कि इस वजह से कुछ मामलात में गड़बड़ पैदा हो रही है, वो हम एड्रेस नहीं कर पाए। ये कह रहे हैं कि सारे मसाइल वहां चले जाते हैं। अब कहा जाता है कि पिंडी और इस्लामाबाद एक पेज में है इस मामले पे। वो इसलिए कहा जाता है कि मरकज के लिए, वफाक के लिए सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मामला है। सिक्योरिटी पे हमारे बड़े एक्सपेंसेस खर्च होते हैं, और फिर जो सॉवरेन गारंटी दी जाती है डेट सर्विसिंग के लिए, उसके वसाइल खर्च होते हैं। वो शायद वफाक का बजट जो कम, लेकिन जी ठीक, सजाद मीर साहब को पॉइंट है, हम लेंगे। ये मैं भी वफाक की कोताही है, गलती है जी। कि वफाक को अपना रेवेन्यू जो बढ़ाना चाहिए था वो नहीं बढ़ा पा रहा। हाँ, अलबत्ता कुछ मसाइल हैं। ठीक, शहजाद चौधरी साहब, मैं अपने बाकी तमाम मेहमानों से भी एक मुख्तसर जवाब लेना चाहूँगा। पहले आपसे लेना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कानून साजी की राह में बड़ी रुकावट है ये तरमीम, आपको लगता है ऐसा है? देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर आपको कानून साजी करनी होती है तो आपको कोई ताल्लुक कायम रखना पड़ता है। ये मैं रज़ा ने भी बात की, अंबर ने भी बात की, एंड आई फुली एग्री विद दैट। या प्राइम मिनिस्टर साहब की जो तबीयत है उसके अंदर इस किस्म का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं लीडरशिप के लिए, वो मुझे कुछ उसमें कमी नज़र आती है कि वो समझ नहीं पाए कि इसको किस। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसको रिपब्लिकन्स के साथ, वो डेमोक्रेट है जो इस वक्त का बाइडन है, लेकिन वो रिपब्लिकन के साथ मिलके बैठ के कांग्रेस में उसको बात करनी पड़ती है जब उसको किसी कानून साजी की या मनी बिल पास कराना होता है किसी भी चीज़ का। तो इवन इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सियासत के अंदर आपको बैठ के अपने मुखालिफों के साथ बात करनी पड़ती है, आप उनको पसंद करें या ना करें। तो जब तक इसकी और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर तो ये रूह है, असल रूह है इस चीज़ की। तो मेरा ख्याल है वो लेजिस्लेशन के अंदर वो चीज़ माने आती है, ये चीज़ माने नहीं आती कि ऑपोजिशन एग्जिस्ट क्यों करती है। ऑपोजिशन तो रहना है जहाँ पर एक हुकूमत होगी और ऑपोजिशन भी होगी। अंबर साहब, आप जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि दुनिया का नक्शा बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, हमें कानून साजी की ज़रूरत है, और कानून साजी की राह में रुकावट जो है वो 18वीं तरमीम है, क्या ऐसा है? इस बात की मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि अगर कानून साजी करनी होती है तो वो तो हो जाती है। अब 18वीं तरमीम किस तरह से है, इससे कबल भी 18वीं तरमीम के बाद भी कानून साजी हो चुकी है, इस दौर से पहले भी हो चुकी है। अगर हम ये भी कहें कि इक़्तिदार और नो कॉन्फिडेंस मूव को ब्लॉक करने के लिए चौधरी बिरादरान से जो ये ताल्लुकात बने हैं, जिनको इमरान खान डाकू कहते थे, उनके साथ एक मैं कहूँगी कि एक हम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो फिर कानून साजी के लिए भी मेरे ख्याल में जो सियासी जमातें इलेक्ट होकर आई हैं, मुंतखब होकर आई हैं, जो लीडर्स मुंतखब होकर आए हैं, वो भी अपनी कंस्टिट्यूंसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे बातचीत तो जरूर हो सकती है। यू कैन नॉट डिनाई देम पॉलिटिकल स्पेस बिकॉज यू डोंट लाइक देम। और मैं आखिरी में थोड़ी सी तस्दीक करना चाहूँगी, क्योंकि 18वीं तरमीम 2 साल डिबेट हुई थी 2010 के बाद, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट भी हुई थी विद इन अ पार्लियामेंट्री कमेटी।
तो ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि ये एक मिसाल बनी है कि अगर हमने कानून साजी करनी है कि किस तरह से तमाम सियासी जमातों को या जो मेजर सियासी जमातें हैं जिनके स्टेक्स हैं उनको किस तरह से साथ मिलकर बैठकर डिबेट करके आप कानून साजी कर सकते हैं। तो ये एक मिसाल भी आपके सामने है। ठीक, रजा रूमी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कानून साजी की राह में रुकावट है, मुत्तफिक हैं? पार्लियामेंट में इस पर पता डिबेट नहीं नहीं हुई तो थी। ये मैं इसकी वजाहत जी करना जी जी चाहूंगा सजाद कि मीर साहब, पार्लियामेंट में मैं इस पर डिबेट नहीं हुई थी। अंदरूने खाना हमने आपने जो भी किया होगा पार्लियामेंट के बाहर ही किया था, जो भी किया गया ठीक, था। अंबर साहिबा, कमिटीज में तो हुई थी ना डिबेट जी। हेलो कमेटीज में जी डिबेट हुई कमेटी थी, में ऐसा ये कह बात रही? सुन रहे हैं आप कमेटी मेरी? में तो डिबेट हुई थी ना जी, कमेटी में तो डिबेट हुई थी ना। एंड दैट इज प्रीटी मच जिस तरह राइट, से जो कानून साजी होती है ठीक तो पहले जो उसके डिटेल्स होती हैं, जो तफसीलात होती है, वो कमेटी में ही डिबेट होती है, उस पे ठीक, ले बिल्कुल दे ठीक। होती है और रजा फिर रूमी उसके साहब, बाद मंजूर। जी देखिए कानून कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कानून हमेशा बदलते हैं समाज के साथ, तारीख के साथ। हमने यही देखा है दुनिया भर के ममालिक में कवानीन बदलते हैं। हमारे यहाँ बदले हैं कितने ज्यादा कवानीन, अंग्रेज जो छोड़ के गए उनमें हमने पैर दर पे, अभी तो हमें अपने बहुत सारे कानून राइट, बदलने हैं क्योंकि वो सारे के सारे ब्रिटिश लेगेसी से हैं। इसी तरह ये चीज जो है ये 18वीं तरमीम पे भी लागू होती है। अभी मरकज को ये मसला है कि मरकज के पास पैसे कम हो गए हैं क्योंकि 45% उसके पास रह जाते हैं। 55% जो है इस 18वीं तरमीम और नेशनल फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूला के बाद सूबों को मुंतकिल हो जाते हैं। तो अब देखने की ये जरूरत है कि मरकज अपना बजट कम करे। ये जो मैंने जिक्र किया आपको कि इजाफी 20-25 वजारतें हैं जी, और जो अफसरान उसमें जो सरकारी मुलाजमीन है उनको ट्रांसफर करें सूबों को। आपको अपनी साइज ऑफ गवर्नमेंट कम करना पड़ेगा। आपको दीगर वेस्टफुल अखराजात जो हैं, मीर साहब ने सिक्योरिटी का मामला उठाया, बिल्कुल सही बात है। उसके लिए फिर आपको यही करना पड़ता है ना, अपनी प्रायोरिटीज ठीक करनी पड़ती हैं। ठीक, हमारे यहाँ शाही अखराजात जो हैं, आप देखें कि इस गवर्नमेंट में भी बड़ी बड़ी काबीना है। हालांकि खान साहब कहते थे कि वो तो 10-15 लोगों की कैबिनेट लेकर आएंगे, कोई ठीक है, बिल्कुल 40-50 ठीक, तो अभी आपका भी पॉइंट वजीर है। और मुख्तसर मुशीर है। जवाब सज्जाद मीर साहब आपका चाहूंगा, बिल्कुल। नहीं, मैं ठीक कहता हूं। मैं ये इतनी बात कहना चाहता हूं, ऐड करना चाहता हूं कि ये जो कानून साजी में दिक्कत पैदा होती है ये 18वीं तरमीम से पहले भी थी। ये 18वीं तरमीम ठीक, का इसमें कोई कसूर नहीं है। कानून साजी के लिए आपको सबको ऑन बोर्ड, सब लोग यही कह रहे हैं, ठीक है, ठीक सबको है। ऑन बोर्ड 18वीं लेना तरमीम पड़ता का है, कानून तमाम साजी की पार्टियों को राह लेना में पड़ता रुकावट में कोई कसूर नहीं है। सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब, रजा रूमी साहब और अंबर शमसी साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।